नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेट नंबर 17 की। जी हाँ, सेट नंबर 17 में हम करेंगे बात हमारे यूनिट 4 ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। जैसा कि आप जानते हैं ये यूनिट 4 जो है हमारी ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट है और इसके अंदर एनवायरनमेंट से ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं इंटरनेशनल भी और बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं हमारे नेशनल लेवल पर भी। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क बना रखे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो क्या क्या ट्रीटीज़ हो रखी है। जैसे UNFCCC हो गया, उसके बाद CBD हो गया, उसके बाद जो COP समिट्स होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट के, तो हम बात करने वाले हैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। काफ़ी टाइम बाद आज हम मिल रहे हैं। सो इस सीरीज़ का नाम है यूजीसी नेट मिशन 2020 और यहाँ पे आपको मिलते हैं 10 MCQs विद एक्सप्लेनेशन। तो इस सेट 17 के अंदर हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट और इसके अंदर मैं फोकस रखूंगा इंटरनेशनल ट्रीटीज और जो नेशनल फ्रेमवर्क है हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मल ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अकेडमी पर, KBEDU पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। यहाँ पे इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको जो भी हम यूट्यूब पे कवर कर रहे हैं उसके PDF मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और विद एक्सप्लेनेशन। तो ये जो सीरीज चल रही है इसका भी आपको PDF मिल जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो आप इसको कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हमारा है एक इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप और यहाँ पे हम लोग करते हैं ज्योग्राफी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए डेली रिडल, डेली टास्क होती है। कभी कभी जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, पर नॉर्मली यहाँ पे हम लोग टास्क एंड रिडल्स करते हैं और फिर जो है मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और जो लोग सही आंसर देते हैं या गलत आंसर भी देते हैं उन सब के नाम जो है यहाँ पर फीचर होते हैं, तो आप लोग वीडियो में भी आ पाते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं गाइस, हमारा यूजीसी नेट का बैच चल रहा है ज्योग्राफी का। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। वीडियोस हैं हाई क्वालिटी, इसको आप दिसंबर तक देखिए, अनलिमिटेड टाइम देखिए, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए। साथ में PDF और मॉक टेस्ट भी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या गूगल फॉर्म भर सकते हैं और डेमो लेक्चर देख के भी आप जो है आइडिया लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आज हमने टेलीग्राम पर ये रिडल पोस्ट किया था, जो इंटरैक्टिव ग्रुप है हमारा। और ये जो फोटो है बेसिकली एक स्काई स्क्रेपर की है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है। और इसका इंटेंट बेसिकली मेरा ये रहता है रिडल का कि भाई आप फोटो देख के थोड़ा बहुत जो है ज्योग्राफी को फोटो से भी समझे, यानी कि टेक्सचुअल फॉर्मेट से ज़्यादा पिक्चरल फॉर्मेट जो होता है, पिक्टोरियल फॉर्मेट होता है, उससे भी थोड़ी नॉलेज चाहिए ज्योग्राफी की। तो ये फोटो मैंने लगाई और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ये लिखा कि भाई इफ़ यू आर लिविंग एट द 50th फ्लोर ऑफ दिस स्काई स्क्रेपर का, यानी कि स्काई स्क्रेपर बेसिकली क्या होता है, ऐसी बिल्डिंग्स जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर होती है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 40, 50, 60 माले की जो बिल्डिंग्स होती है उसको स्काई स्क्रेपर कहा जाता है। नॉर्मली आपको ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर देखने को मिलेगी। तो यानी कि आप अगर इस स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग के 50th फ्लोर पर रहते हैं जो ज़मीन से 2000 मीटर अबव है, यानी कि 2 किलोमीटर अबव है। 2 किलोमीटर कैसे हुआ, आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर। ज़मीन से आप 2 किलोमीटर ऊपर हैं और 50th फ्लोर पर हैं और आप जहाँ पर हैं जिस फ्लोर पर, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ग्राउंड पर टेम्परेचर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन जो था वो सिंपल सा था, नॉर्मल लैब्स रेट का, एनवायरमेंटल लैब्स रेट का, और इस तरह से जो है मैंने आपको रिडल दिया था। तो जिन लोगों ने जवाब दिए सब लोगों ने जो है ऑलमोस्ट सही जवाब दिए हैं। क्या होगा इसके अंदर, हम जानते हैं एनवायरमेंटल लैब्स रेट क्या होती है। 2 तरीके हैं, या तो पर किलोमीटर आप कर दीजिए 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कर दीजिए, या पर 165 मीटर पे आप 1 डिग्री की गिरावट कर दीजिए। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप जो है वो ज़मीन से 2000 मीटर ऊपर है, यानी कि आप ज़मीन से 2 किलोमीटर ऊपर है, यानी कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस टेम्परेचर है। ठीक है, अब टेम्परेचर आपके फ्लोर तक कितने बार रिड्यूस हुआ है, वो 2 बार ही हुआ है, क्योंकि हर किलोमीटर पे 6.5 की गिरावट देखने को मिलती है एज यू असेंड, जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हो। ठीक है, तो आपके फ्लोर तक 2 बार टेम्परेचर जो है वो गिरावट हुआ है, 6.5 कितना हुआ, 13 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर आपका कम है, जो ग्राउंड पे जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस 30 डिग्री के अंदर जो है आप टेम्परेचर जो है 13 डिग्री ऐड कर दोगे, क्योंकि आप पे तो लैब्स रेट लग चुका है। ठीक है, जो ग्राउंड पे उस पर नहीं लगता है लैब्स रेट। तो 30 + 13 करूंगा तो मैं 43 डिग्री सेल्सियस निकल के आता है। और इसको मैं अगर क्रॉस चेक भी करना चाहूँ, 43 - 13 करता हूँ तो मेरा 30 निकल के आता है। तो इस तरह से जो है जो ग्राउंड पे टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेल्सियस है और आप जो है 50th फ्लोर पे आ गए हो, तो आपके फ्लोर तक आने तक 2 बार जो है वो टेम्परेचर जो है चेंज हुआ है। ठीक है, 2 बार ही हुआ है हर 1 किलोमीटर पे, यानी कि पहले 1 किलोमीटर में 6.5 हुआ, उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर में 6.5 हुआ। ठीक है, तो वो 13 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। तो इस तरह से इसका आंसर 43 डिग्री सेल्सियस था ग्राउंड पे। ठीक है, किन किन लोगों ने सही जवाब दिए, श्वेता ने सही जवाब दिया है 43, उन्होंने सॉल्व करके बताया, विच इज़ गुड। शोभजीत ने 43 कहा है, उसके बाद अर्पिता ने 43 कहा है, श्रुति ने सही कहा है, पिंटू डे ने कहा है, इन्होंने भी 43 कहा है, और रजनी ने कहा है 43, महिमा ने 43 कहा है, मोइन खान ने, जिशान राव ने, मनीषा रामोला ने, और स्वीटी शर्मा, दिलजीत, संजीव ने भी 43 कहा है। उसके बाद रतन ने भी 43 कहा है। बाकी लोगों ने शायद गुड मॉर्निंग ही नहीं हुई है शायद उन लोगों की।
ऑल्दो जो है रिडल काफ़ी लेट पोस्ट हुआ था, तो इन लोगों ने सही जवाब दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरह से आप जवाब देते रहिए, इस तरह से ये पता पड़ता है कि भाई आप लोग कंसिस्टेंट हैं और इस तरह से कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम सीरीज, और ये है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट यूनिट 4। इसमें हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा, 20 सेकंड का टाइमर चलेगा, उसके अंदर ही आपको जवाब देना है और उसके बाद मैं जो है एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोवाइड फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द बायो रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री? बताइए, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। ABCD, कौन सा एक्ट जो है वो फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट जो है बायो रिसोर्सेज से निकलने वाले को जो है उसका प्रावधान देता है? बताइए क्या होगा। वेरी इजी, कई बार कर चुके हैं हम ये वाला क्वेश्चन, एक बार हमने पहले भी किया था ये एनवायरमेंट डे पर भी। ऑलराइट, समझ में होता है और इसका सही आंसर होगा बी, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है वो एक्ट हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, यानी कि एक स्टैट्यूटरी एक्ट है ये। ठीक है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाता है और इसके अंदर एक मैकेनिज्म है जो बायो रिसोर्सेज से निकलने वाले जो भी नॉलेज या रिसोर्सेज जो भी आ रहे हैं उसका फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग होगा उस पर्टिकुलर एरिया पे जहां पर इसकी कंजर्वेशन हो रही है। तो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ द ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड द नॉलेज, ये जो है इसका प्रावधान देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, What guides the government in the regulation, reform, project and program for the conservation of environment? बताइए। ABCD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनमें से क्या गाइड करता है फॉर द रिफॉर्मेशन, फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड द प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट? बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समझ होता है और इसका सही आंसर होगा बी, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये तीनों एक साथ है। और इनका एक डॉक्यूमेंट है जो एम्फेसाइज करता है और गाइड करता है गवर्नमेंट को ऑन द कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ द डिग्रेडेशन एरियाज, इक्विटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ही पॉवर्टी एंड पुअर हेल्थ कंडीशन जो है वो आती है। इसलिए गवर्नमेंट को गाइड करता रहता है बार बार। ये वाली जो पॉलिसी है हमारी नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 कि भाई किस तरह की गाइडलाइंस बनाई जाए, और अभी जो पैंडेमिक का सिचुएशन आया उसके बाद भी इसकी जो है गाइडलाइंस आएंगे कि भाई हम लोग सैनिटेशन को जो है वो और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग चीज़ों को हाइजीन फॉर्मेट के अंदर रखें, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, ठीक है, चाहे वो एक पब्लिक बैंक हो, वहाँ पर हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए। तो उसके लिए जो है ये गवर्नमेंट को बार बार गाइड करते रहती है कि आप इस तरह से गाइडलाइन या इस तरह से कोई अधिनियम लेकर आओ। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, विच एक्ट प्रोवाइड फॉर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बिफोर अलाउइंग द सेटिंग अप ऑफ एनी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी? बताइए, कौन से एक्ट के अंदर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का प्रावधान है? बताओ। ABCD, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, समझ होता है और इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए यहां पर आप देखोगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। बेसिकली इसके अंदर द प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ हैजार्ड्स टू द ह्यूमन बीइंग्स एंड द अदर लिविंग क्रीचर्स। ठीक है, ये बेसिकली जो एक्ट है वो आया था भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984, उसके बाद जो है ये जो है इस तरह का हमने लेजिस्लेशन निकाला है। उससे पहले हमारे पास एक लेजिस्लेटिव वैक्यूम था कि भाई कोई भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है वो जो अपना वेस्ट डिस्चार्ज कर रही है उसका प्रॉपर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। ठीक है, और अगर कोई वो गलत एनवायरमेंटल वेस्ट डिस्चार्ज कर रही है तो उस पर कोई पेनल्टी लगाने का कोई सिस्टम नहीं था। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और उसके अंदर जो मिथाइल आइसोहाइड करके कोई गैस थी वो जो है जब रिलीज हुई, जिससे 3-4 हज़ार लोग मर गए और 16 हज़ार तक लोगों के क्लेम आए थे कैजुअलिटीज़ के, उसके बाद जो है वो इस तरह का हमने जो है एक्ट निकाला जो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्ट रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स FD ST एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स? बताओ, कौन सा एक्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उनके राइट्स को भी और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को? बताइए क्या होगा। ABCD, इजी क्वेश्चन है अभी। ऑलराइट, समझ होता है और इसका सही आंसर होगा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो बेसिकली इसका पूरा है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये जो एक्ट है वो पीस है फॉर द फॉरेस्ट लेजिस्लेशन पास इन द इंडिया 18 दिसंबर 2006 को हुआ था। और इसके अंदर बेसिकली ट्राइबल राइट्स
जो है वो प्रिजर्व हैं। और इस एक्ट को फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहा जाता है, ट्राइबल राइट्स एक्ट भी कहा जाता है, ट्राइबल बिल भी कहा जाता है, एंड द ट्राइबल लैंड एक्ट भी कहा जाता है। और इसके अंदर बेसिकली ट्राइबल एरियाज को, यानी कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, वहां पर बहुत सारे ट्राइबल जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो वहां पर ये एक्ट लगाने के बाद ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो राइट्स हैं, जो उनके ट्रेडिशनल लैंड हुआ करते थे, उसको जो है वो कोई छीन नहीं सकता, उन लैंड एरिया पे कोई बिना परमिशन के जा नहीं सकता। इस तरह के जो है प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं। जो भी वहाँ का लोकल प्रोड्यूस है, लोकल फ्यूलवुड जो है, उसको वहाँ पर कुछ हद तक जो है लेने की जो है प्रावधान दे दिया जाता है उन तरह की फॉरेस्ट राइट्स को, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट ट्राइब्स है ये काफ़ी सालों से, यानी कि हजारों सालों से जो है उस फॉरेस्ट के अंदर रह रही हैं और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को कंजर्व भी कर रही हैं। तो इसके लिए जो है वो उस तरह से एक लेजिस्लेशन निकाला है 18 दिसंबर 2006 को, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच एक्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द लिस्टेड एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना? बताइए, ABCD। कमेंट कीजिए फटाफट से, इजी क्वेश्चन है ये पे, कर लेंगे आराम से इसको। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा गाइस सी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वही जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को करता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए पास हुआ था, एनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज और उनके हैबिटेट को। इससे पहले यानी कि 1972 से पहले इंडिया के पास सिर्फ 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क थे। और बेसिकली ये क्यों बनाया गया है, बेसिकली जो नेशनल पार्क थे वो अनरेगुलेटेड थे, यहाँ पर स्मगलर्स एंड पोचर्स का बोलबाला था, इनकी पूरी एक लॉबी हुआ करती थी। जानवरों की स्किन, खासकर टाइगर की स्किन और एलिफेंट के जो आइवरी टीथ्स होते हैं वो, और मतलब पीकॉक के पंजे और उसके जो पंख हैं वो उस तरह की स्मगलिंग हुआ करती थी। और मतलब बहुत ही लार्ज स्केल के अंदर मारा जाता था वाइल्ड एनिमल्स को, और जो है फॉरेस्ट को क्लीन किया जाता था। तो कोई भी इस तरह का जो है वो लेजिस्लेशन था ही नहीं 1972 से पहले। और इसीलिए जो है मुझे समझ में नहीं आता, जो हमारे विजनरी प्रधानमंत्री हैं, आई एम सॉरी अगर आप में से कोई भी इसको फॉलो करते हो, पर देश को आज़ाद होने के बाद ही कुछ इस तरह की चीज़ें हमें पहले लगा देनी चाहिए थी, जिससे आज की जो सिचुएशन है वो नहीं आती। सबसे पहला था इस तरह की चीज़ें, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को आप पहले ही लगा देते। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जब पढ़ते हैं तो मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर फेज यूज़ किया जाता है हमारे डेमोग्राफिक हिस्ट्री के अंदर। 51 से 81 का जो पीरियड है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई है हमारे देश की, और इसकी वजह से आज की सिचुएशन हम देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, पॉपुलेशन प्रेशर भी है, गरीबी भी उतनी ज़्यादा है, और देश जो है संभलता नहीं है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए। देश जब पैदा हुआ था 1947 को, 1950 मान लीजिए आप, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, तभी ये सारी चीज़ें लग जानी चाहिए थी। अगर आप फोर साइडेडनेस रखते हैं, अगर आप एक विजनरी प्रधानमंत्री हैं, तो पहले हो जाना चाहिए था ये सारी चीज़ें, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। हमारे इंडिया में कुछ जो भी होता है वो किसी इंसिडेंट को देख के होता है। 1972 के अंदर इंदिरा गांधी को बोला गया कि मैम ऐसा हो रहा है, फॉरेस्ट के अंदर नेक्सस बन रहा है इन लोगों का, ठीक है, नेक्सलाइट्स का और पोचर्स का एक नेक्सस बन रहा है, और एक बड़ी मात्रा के अंदर जो है वो लोग जो एनिमल्स की हंट डाउन कर रहे हैं। और मैं ये क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के फादर जो थे वो एक एक्स फॉरेस्ट एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो वो मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। वो सारे किस्से कहानियाँ मैंने सुने हैं एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या होता था। ठीक है, तो ये वाली बात है गाइस, तो ये एक मैंने बात ऐसी शेयर कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑफ द अर्थ समिट 1992? बताओ क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑफ अर्थ समिट 1992? बताओ। अर्थ समिट 1992 रियो के अंदर हुई थी। इनमें से 2 तरह के बाइंडिंग थे एग्रीमेंट, बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग। आपको नॉन बाइंडिंग बताना है, बताओ। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर होगा नॉन बाइंडिंग पूछा गया है। एजेंडा 21 जो है वो नॉन बाइंडिंग है, बाकी CBD और UNCCC जो है वो सब जो है वो बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है, यानी कि हर कंट्री को उसको साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन एजेंडा 21 जो है वो बाइंडिंग नहीं है। एजेंडा 21 क्या है बेसिकली, ये एजेंडा 21 का 21 मतलब 21st सेंचुरी है, और इसके अंदर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है कि भाई सारे कंट्रीज को एकजुट होकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, और जो उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के टेक्निक्स हैं, चाहे वो मैकेनाइजेशन के टेक्निक्स हैं, वो इस तरह से हों कि रिसोर्सेज सस्टेनेबल वे के अंदर यूज़ किए जाए। और रियो अर्थ समिट 1992 से निकल के आया था बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग, तो नॉन बाइंडिंग के अंदर जो है वो एजेंडा 21 है। ठीक है, ऑलराइट, ये सब चीज़ें जो है गाइस हम लोग हमारे कोर्स के अंदर डिटेल के अंदर कवर कर रहे हैं। यहाँ पे तो अभी हम सब MCQs कर रहे हैं, तो डिटेल के अंदर पूरी क्रोनोलॉजी है, स्टॉकहोम समिट से पहले क्या हुआ था, उसके बाद फिर क्या हुआ, और धीरे धीरे किस तरह से UNFCCC आ गया है, और उसके बाद जो है हम लोग जो है वो अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो देखते हैं अब हर साल। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉज द UN फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इशू? बताइए, पहला मेजर कॉन्फ्रेंस क्या था
फॉर द एनवायरमेंटल इश्यूज यूएन का, बताओ। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समझ बात होता है और इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट आल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था फॉर द यूनाइटेड नेशन, जिसने बात की थी एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन की, जिसने बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये 5 से 16 जून तक चला था स्वीडन के अंदर। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, 1972। ये वाला को ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वॉज द फर्स्ट COP टू UNFCCC? COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड, यानी कि पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो कहां पर हुई है, बताओ। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है UNFCCC की पहली जो थी वो बर्लिन के अंदर हुई थी, जर्मनी के अंदर। तो ये इसका आंसर है जर्मनी। और COP बेसिकली क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो गवर्निंग बॉडी है फॉर द इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिसके अंदर बेसिकली UNFCCC भी आ गया, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन और कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी आ गया, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन भी आ गया। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कन्वेंशन हुई है, इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई है, ये सारी ट्रीटीज में जितने भी सिग्नेटरीज हैं वो हर साल कहीं ना कहीं मिलते हैं किसी एक कंट्री के अंदर और बात करते हैं उस टॉपिक पर। तो COP जो है वो उस मीटिंग को कहा जाता है जिसपे सारे कंट्रीज मिल रहे हैं और अलग अलग डिक्लेरेशन दे रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। जिसके अंदर बहुत चर्चित जो है वो COP21 है जो पेरिस के अंदर हुई थी और जहां पर बात की गई है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में, कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की गई है COP21 के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, क्योटो प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताओ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है COP3 है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो 3rd एडिशन थी क्योटो प्रोटोकॉल वो है, वो किस पे बात करता है, बताओ। कमेंट कीजिए फटाफट से। ABCD ऑलराइट, समझ होता है और इसका सही आंसर होगा गाइस B, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप एक डेवलप कंट्री हो, मैं एक अंडर डेवलप कंट्री हूं, आप भी जो है पेट्रोलियम यूज कर रहे हो, मैं भी पेट्रोलियम यूज कर रहा हूं, लेकिन आप एक डेवलप कंट्री हो, आपके पास इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो जो आपका पेट्रोलियम यूज करने से जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो मेरे से कम है क्योंकि मैं एक छोटा देश हूं। ठीक है, तो हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्बन एमिशन को कम करने की, लेकिन आपकी ज्यादा है, मेरी कम है। इसको कहा जाता है डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉमन है, दोनों को कार्बन एमिशन कम करना है, लेकिन डिफरेंशिएटेड इस तरह से है कि आप एक बड़ा देश हो, मैं एक छोटा देश हूं, आपका कार्बन एमिशन मेरे से बहुत ज्यादा है और मेरा बहुत कम है, इसीलिए जो है वो इसको कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो कौन से एक्ट के अंदर आती है, बताइए। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो कौन से एक्ट के अंदर आती है, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से। ABCD ऑलराइट, समझ होता है और इसका सही आंसर होगा गाइस D, नन ऑफ दीस, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। और बेसिकली कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं, सीज उसके अंदर आती है, बेस उसके अंदर आते हैं, क्रीक्स उसके अंदर आते हैं, रिवर्स, बैक वाटर्स यानी कि लेगून्स भी उसके अंदर आते हैं। और जो बेसिकली कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1991 के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला था, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, जिसके अंदर ये बताया गया है कि भाई कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो कौन से हैं। तो बेसिकली हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक आने वाले, हाई टाइड लाइन से पीछे से 500 मीटर तक आने वाले इलाके, यानी कि 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, और लिटोरल जोन्स यानी कि हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में आने वाले जो इलाके हैं जिसको लिटोरल जोन कहा जाता है, नेरेटिक जोन भी कहा जाता है, वो सब जो है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर आते हैं। और यहाँ पे बेसिकली कोस्टल मरीन इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि यहाँ पर शिप का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है और जो है फिशिंग वगैरह बहुत होती है, तो उसको एक रेगुलेटेड वे के अंदर करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो 1991 के अंदर रूल्स आए थे अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ऑलराइट, ये हमने कर लिया 10 क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये है कि भाई हाउ मेनी कोस्टल रेगुलेशन जोन्स
आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कोस्टल कंजर्वेशन ऑफ द कोस्टल एरियाज, यानी कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो इंडिया में कितने हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप देंगे लाइव चैट में नहीं देंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। और ये हमने कर लिया 10 क्वेश्चन। और ये देख सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो बैच चल रहा है यूजीसी नेट का, उसके अंदर स्टार परफॉर्मर्स है। हमने रिसेंटली जो है ज्योग्राफिकल थॉट जो है वो भी कवर कर लिया है और ओशनोग्राफी भी कवर कर लिया है। मॉक टेस्ट 6 नाम से हुआ था, ये इसके स्टार परफॉर्मर है। पहले पे अर्पिता है, सेकंड पे अधिबा है और तीसरे पे है महाश्वेता। और 30 मार्क्स का ही पेपर था, इनमें से सब लोगों ने अच्छा स्कोर किया, बाकी लोगों ने भी अच्छा स्कोर किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि भी इसके बाद सब लोगों ने बेकार स्कोर किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्कोर है वो 25 है, 26 है, 24 है, 23 है, तो अच्छा लोग स्कोर कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और 10 के 10 यूनिट्स का कवरेज कर सकते हैं। ये जो बैच है वो दिसंबर 2020 को फोकस करते हुए बनाया गया है। अनलिमिटेड वीडियोस है इसके अंदर, जिसको आप देख सकते हैं टिल दिसंबर 2020। कोई भी लाइव आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अपने टाइम पे पढ़ो, ठीक है। और साथ में आपको पीडीएफ मटेरियल मिल रहा है जो आपको एड ऑन करेगा, साथ में मॉक टेस्ट भी है। और पेमेंट के अंदर मैंने इंस्टॉल फैसिलिटी रखी है। अगर आप आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, इस नंबर पे कॉल करेंगे या डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म्स को आप फिलअप कर सकते हैं, कॉल आ जाएगा आपके पास। और डेमो लेक्चर जरूर देखें, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक मॉडल कवर हो रहा है, ज़ेलेंस्की मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल है, वो कवर आपका हो जाएगा। गूगल ड्राइव पे क्लास चल रही है। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन।